जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके विद्यागामी क्लासेस में। आज का ये क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर है। इससे पहले आप लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर देख चुके हैं और उससे पहले वाले क्लास में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। इस क्लास में आपको दीर्घोत्तरीय जो कि 5 अंकीय होते हैं उनको क्लियर करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं को आज देखेंगे कैसा क्या है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आज इसका लास्ट क्लास है। इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड चैप्टर चालू होगा और उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते सभी चैप्टर का कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज ये पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है जो कि सिर्फ दीर्घोत्तरीय बचा हुआ है। आज ये दीर्घोत्तरीय देख लिया जाएगा और आप लोग का सपोर्ट हमको बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। कम क्या, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तक एक भी व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। एक ही वीडियो अपलोड किया जिस पे 10 व्यू आया, उसके बाद में वीडियो पे व्यू आना रुक गया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। धीरे 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 कुछ न कुछ होते जाएगा। चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का सविस्तार विवेचना कीजिए। कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का सविस्तार विवेचना कीजिए। देखिए इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली बहुत व्यवस्थित और क्या थी, वैज्ञानिक थी। ये शहरों को ग्रिड पैटर्न पर व्यवस्थित किया गया था। शहरों को किस चीज़ पर आधारित था, तो शहर ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जिससे शहर आयताकार खंडों में बट जाता था। आयताकार खंडों में बट जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा जैसे शहरों में एक किलेबंदी वाला गढ़ था। आम लोगों को रहते थे वहाँ पे। गढ़ था जो ऊंचे चबूतरों पर बना था। कहाँ बना था, ऊंचे चबूतरों पर बना था और उसके नीचे एक निचला शहर था जिसमें आम लोग रहते थे। और जल निकासी प्रणाली उत्कृष्ट थी, जिसमें घरों से निकलने वाले पानी को ढकी हुई नालियों के माध्यम से मुख्य नालियों में पहुंचाया जाता है। समझे, कुछ खास नहीं है, बस खुद से जोड़ जाड़ के लिख देना है। और दीर्घोत्तरीय में आपसे पूरा साइंस नहीं है कि इसमें जो भी है वही लिखना है, वैसा कुछ नहीं। सिर्फ आप याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप लिख दीजिए, आपके पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। आर्ट्स में यही फायदा है कि आपको कुछ भी लिख दीजिए, उससे रिलेटेड अपना से बना चना के आपको पूरे नंबर मिल जाता है। साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस में आपको पूरा से पूरा जो है वो लिखना होता है, फिर भी उसमें 1-2 नंबर काट लिए जाते हैं दीर्घोत्तरीय में। लेकिन आर्ट्स में ऐसा कुछ रूल नहीं है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अपना सेकेंड क्वेश्चन यानी कि दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की इसको साइड में रख लेते हैं पहले। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का विवेचना कीजिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धर्म में क्या क्या विश्वास करते थे, कि किस चीज़ की पूजा करना, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक स्थिति को समझने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। धार्मिक रूप से वे बहुदेववादी थे। प्रकृति और मातृ देवी की पूजा करते थे और कुछ जानवरों को भी पवित्र मानते थे। सामाजिक रूप से समाज संभवतः मातृत्वात्मक था और स्त्री पुरुषों को समान रूप से सम्मान दिया जाता था। बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति यानी कि यहाँ के लोग मातृ की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, हवन कुंड करते थे, लिंग की पूजा करते थे। मंदिरों का अभाव था, यहाँ पे मंदिरों का अभाव था, जिसके कारण माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने घर या खुले में पूजा पाठ करते थे। मंदिरों का अभाव था, मंदिर का एक भी साक्ष्य नहीं मिला है कि मंदिर वहाँ था। सामाजिक स्थिति देखिए, यहाँ के लोग मातृ या सातवां समाज थे। इसमें स्त्रियों की सम्मान किया जाता था। समानता यानी कि स्त्री और पुरुष को एक समान नजरों से देखा जाता था। उन्हें हर काम में समानता दिया जाता था। सामाजिक वर्ग, यहाँ के लोग सामाजिक वर्ग में बटे हुए थे। विद्वान अलग, मजदूर अलग, व्यापारी अलग, ये सब अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। वस्त्र, यहाँ के लोग ऊनी वस्त्र और शौकीन थे, ऊनी वस्त्र के शौकीन थे। और भोजन में शाकाहारी, कुछ लोग शाकाहारी थे, कुछ लोग मांसाहारी थे और तरह तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग आभूषण के भी शौकीन थे। सातवां मनोरंजन में नृत्य, संगीत, ताश, ये सभी खेला खेलते थे। शहरी जीवन चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का विवेचना कीजिए, यानी कि यहाँ पे कैसे प्रजा चलती थी, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। उत्तर में पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। राजनीतिक रूप से हड़प्पा सभ्यता एक सुव्यवस्थित और संगठित शासन प्रणाली द्वारा शासित थी। हालांकि अस्तिक स्वरूप अभी भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। आर्थिक रूप से यह सभ्यता कृषि, पशुपालन, व्यापार और दस्तकारी पर आधारित थी और इसके व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ, जो कि अभी इराक वर्तमान में इराक है, पहले वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जहाँ तक लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत पहुँच थी इन लोगों की। राजनीतिक स्थिति को देख लेते हैं। पहला, सुव्यवस्थित शासन। हड़प्पा शहरों की सुव्यवस्थित योजना, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार जैसी सुविधाओं का पता चलता है कि एक सुसंगठित शासन प्रणाली मौजूद थी। समझ गए? आगे चलते हैं। पॉइंट 2 है आपका विभिन्न मत, यानी कि इतिहासकारों में राजनीतिक संरचना को लेकर अलग अलग मत है। कुछ इसे राजतंत्रात्मक मानते हैं, जबकि कुछ इसे जनतंत्रात्मक या कुलीनतंत्रात्मक मानते हैं। तीसरा है आपका व्यापारी वर्ग का शासन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ का शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में था, जो व्यापार और वाणिज्य में संलग्न था। एक राज्य विहीन समाज। देखिए, कुछ विद्वानों का सुझाव है कि हड़प्पा सभ्यता एक राज्य विहीन समाज था, जहां संसाधनों और उत्पादन पर किसी वर्ग का एकाधिकार नहीं था। यहाँ पे सभी संसाधनों और उत्पादन पर एक समान अधिकार था। आगे बढ़ते हैं।
आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं कि देखिए यहाँ के लोग कृषि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। गेहूँ, जौ, कपास और फल जैसे फसलों की खेती की जाती थी। पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालते थे। व्यापार में आप जानिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। यह आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का था, मतलब कि अंदर भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर के साथ साथ विदेशों के साथ भी व्यापार होता था। दस्तकारी, सिंधु घाटी के लोग दस्तकारी में भी कुशल थे। वे पत्थर, धातु और अन्य सामग्रियों से विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाते थे। मापतौल मापतौल की एक मानकीकृत प्रणाली मौजूद थी जो 16 के गुणक में थी। मुद्रा, हालांकि सिक्कों का उपयोग नहीं होता था और वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता था और वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस सभ्यता के लोगों ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास किए हैं, जिनमें धातु विज्ञान, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान शामिल है। आगे पढ़ते हैं, धातु विज्ञान के बारे में जानते हैं। हड़प्पावासी धातु विज्ञान में बहुत उन्नत थे। उन्होंने तांबा, कांस्य, सीसा, टीन का उपयोग करना सीखे और उन्हें विभिन्न प्रकार के उपकरणों और हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में भी कुशल थे। क्या थे? कृषि में भी कुशल थे। उन्होंने गेहूं और जौ, कपास जैसी फसलों की खेती की। अकॉर्डिंग टू इजर्म रिपोर्ट्स, वे सिंचाई के लिए नदियों और नहरों का उपयोग करते थे। और वहाँ के लोग सिंचाई के लिए क्या करते थे? तो नहरों और नदियों का प्रयोग करते थे। उद्योग, हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ था। उन्होंने मनके, बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया। चिकित्सा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास चिकित्सा का भी ज्ञान था। उन्होंने औषधि, जड़ी बूटियों का उपयोग किया और कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे ट्रेफिनेशन, कंकाल में छेद करना का भी अभ्यास किया था। रसायन विज्ञान, देखिए, रसायन विज्ञान, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया, जैसे कि फाइंस और आंवला। कुछ खास नहीं, ये सब इसी में से बना चना कर लिखना है। खगोल विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने खगोल विज्ञान में भी रुचि दिखाई। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और सितारों का अध्ययन किया और उन्हें संभवतः उनका उपयोग नेविगेशन और समय मापने के लिए किया था। बस यही सब लिखना है। अन्य में आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने वास्तुकला, जल प्रबंधन और मापतौल की एक मानकीकृत प्रणाली में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी। क्या थी? एक उन्नत, विकसित और विकासशील विकसित सभ्यता थी, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने धातु विज्ञान, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। बस यही सब लिखना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। और सभी नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। उसके बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण है जो इस सभ्यता के अंत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं।
ये हड़प्पा सभ्यता के कारणों पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण है जैसे सभ्यता के अंत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण हैं और अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मान है। उन्हीं में से कुछ विद्वानों को लिख देना है बस यही, लेकिन पढ़ लेते हैं और यहाँ से 2-4 पॉइंट याद करके आप लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटने वाला है। प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन। देखिए, सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु में बदलाव जैसे कि वर्षा में कमी या सूखा ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया और लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। नदियों का सूखना या मार्ग बदलना। सिंधु घाटी और अन्य जलमार्गों का सूखना, मार्ग बदलना जो कृषि और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थे ने भी सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई। हाँ, इस नदी का सूखना भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सभी मान्यता है, ये नहीं कि इसी के कारण हुआ, ये सभी मान्यता है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो सिंधु घाटी क्षेत्र में होती रहती थी ने शहरों को नष्ट कर दिया और लोगों को विस्थापित कर दिया। ये हो सकता है, फिर भी जो हमें पॉइंट बाय पॉइंट दिया उसको याद करना बनता है। आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान दिया है। व्यापार में गिरावट। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार में गिरावट ने भी आर्थिक संकट पैदा किया, जिससे हड़प्पा सभ्यता कमजोर हो गई। अन्य संभावित कारण प्रशासनिक शिथिलता। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और आर्थिक अशांति। आर्थिक अशांति जैसे कि वर्ग संघर्ष या संसाधनों की कमी ने भी सभ्यता को कमजोर किया। वनों की कटाई से भी पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे कृषि और अन्य गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कोई कारण नहीं है, बल्कि इन सभी कारणों का संयोजन जिम्मेदार ठहराया गया है और जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन इन सभी मिलकर इस प्राचीन सभ्यता के अंत में योगदान दिया है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, लेकिन माना जाता है कि हाँ, कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ या जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा के या सामाजिक असंतोष के कारण हुआ, लेकिन ये सब अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी जो किताब में मेंशन है उसे पढ़ना समझना हमारा काम है और उस पर विचार प्रकट करना हमारा काम है। चलिए, आज का ये क्लास भी ख़त्म, प्लस में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको याद कीजिए, नोट्स को रिवीजन करते रहिए और बहुत आसान है। इस चैप्टर से लगभग आपको 18-20 नंबर बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सभी लेकर 18 से 20 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें आप 10 नंबर भी बना लेंगे तो कोई कम नहीं। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि सेकंड चैप्टर का होने वाला है। उसमें आपको पहले किताब पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में फिर लघु त्रिगुति ऐसे करके उस चैप्टर को भी कंप्लीट करा दिया। ऐसे ऐसे करते करते सभी विषय के बुक को भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।